नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मई 2023 के लिए पार्ट नंबर 12 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम हमें जो रिजल्ट प्रदान करता है उसे कहा जाता है आउटपुट। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं। इस इनपुट होने वाले डेटा की कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट दे दिया जाता है। हम कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट करते हैं, डेटा की प्रोसेसिंग CPU करता है और हमें आउटपुट देता है। उस आउटपुट को कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर सिस्टम में यूजर डेटा को इनपुट करता है, डेटा की प्रोसेसिंग करता है CPU और प्रोसेसिंग करने के बाद जो आउटपुट देता है वह होती है इंफॉर्मेशन। मतलब कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। हम जो डेटा कंप्यूटर में भेजते हैं उसे कहा जाता है इनपुट, और जो डेटा हमें कंप्यूटर से प्राप्त होता है, जो इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसे कहा जाता है आउटपुट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आउटपुट। कंप्यूटर के द्वारा दिए जाने वाले रिजल्ट को आउटपुट कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है। यह क्वेश्चन लॉजिक गेट से संबंधित है। लॉजिक गेट जो कि डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यह क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट से या कंप्यूटर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट से पूछा गया है। जो भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं जो कि 0-1 पर वर्क करते हैं, बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं, उन कंप्यूटर में जो भी सर्किट यूज होते हैं सभी प्रकार के सर्किट लॉजिक गेट के माध्यम से बने होते हैं। लॉजिक गेट एक सर्किट होता है जो कि डिजिटल नंबर पर, बाइनरी नंबर पर वर्क करने के लिए, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वह सभी लॉजिक गेट के माध्यम से ही वर्क करते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन एक लॉजिक गेट का प्रकार नहीं है। लॉजिक गेट कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं। लेकिन और एक्स नाम का कोई लॉजिक गेट नहीं होता है। लॉजिक गेट एक सर्किट होता है जो कि बाइनरी नंबर पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जो भी बाइनरी नंबर होते हैं 0-1, उन पर वर्क करने के लिए लॉजिक गेट का यूज किया जाता है। जो भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वह सभी लॉजिक गेट के माध्यम से ही वर्क करते हैं। कई प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, जैसे कि और गेट, एंड गेट, एक्स और गेट, नॉट गेट, इसके अलावा नॉर गेट, नैंड गेट, कई प्रकार के गेट होते हैं, लेकिन और एक्स नाम का गेट नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, और एक्स नाम का लॉजिक गेट नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर 10111 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी। बाइनरी नंबर 10111 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसकी हमें डेसिमल वैल्यू बतानी है, क्या होगी। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से। अब CPCT के एग्जाम में कंप्यूटर नंबर सिस्टम से, कॉम्प्लीमेंट से, बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह जो क्वेश्चन हमें दिया गया है यह कंप्यूटर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, जिसमें हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है। इस नंबर को हमें डेसिमल नंबर में बदलना है और आंसर बताना है।
आपको यहाँ पे कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2, एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8, एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमें नंबर दिया गया है बाइनरी में और हमें इसे बदलना है डेसिमल में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। जब भी आपको कोई बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर में बदलना हो, आप उस नंबर को लिखें जो भी नंबर आपको दिया गया है। हमारा नंबर है 10111। यह नंबर हमें बाइनरी नंबर दिया गया था क्वेश्चन में। अब इस नंबर को हमें डेसिमल में बदलना है, तो इसको बदलने के लिए आपको एक सीरीज याद रखनी है। यह सीरीज आप राइट साइड से लिखेंगे, राइट साइड से। सीरीज की शुरुआत होगी 1 से, फिर 1 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 4, 4 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 को डबल करेंगे तो हो जाएगा 16। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उस बाइनरी नंबर को लिखेंगे। उस बाइनरी नंबर के नीचे हमें एक सीरीज अप्लाई करनी है। यह सीरीज राइट साइड से लिखी जाएगी और सीरीज स्टार्ट होगी 1 से। 1 को डबल किया तो 2, 2 को डबल किया तो 4, 4 को डबल किया तो 8 और 8 को डबल किया तो 16। यदि हमारे क्वेश्चन में और भी डिजिट होते तो हम 32 लाते इसमें, उसके बाद 64 लाते, अपनी सीरीज को डबल करते जाते। अभी हमारे क्वेश्चन में 5 डिजिट थे तो हमने सीरीज को भी 5 डिजिट तक यूज किया है। अब हमें उन नंबर को ऐड कर देना है जिन नंबर के साथ हमें 1 दिया गया है। मतलब पहला 1 हमें कहां पर मिल रहा है, 1 के साथ, तो 1 ऐड होगा। दूसरा 1 कहां मिला, 2 के साथ, तो 1 और 2 हो जाएगा 3। तीसरा 1 कहां मिला, 4 के साथ, 4 को भी जोड़ेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 7। यहां पर तो 0 है, मतलब 8 को नहीं जोड़ेंगे। इसके बाद 1 कहां मिला हमें, 16 के साथ, तो 16 में हम 7 को जोड़ देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 23, मतलब 23। हमने किया क्या है, हमें जो बाइनरी नंबर दिया गया था हमने उस बाइनरी नंबर को लिखा। उस बाइनरी नंबर के नीचे हमने एक सीरीज अप्लाई करी जो कि 1 से स्टार्ट हुई है, राइट साइड से स्टार्ट हुई है। 1 को डबल किया तो 2, 2 को डबल किया तो 4, 4 को डबल किया तो 8। ऐसे हम सीरीज को बढ़ाते गए। अब हमारे क्वेश्चन में जहां जहां था 1 उन नंबर को हमने जोड़ दिया। 1 किसके साथ था, 16 के साथ, तो 16 को जोड़ेंगे। 4 के साथ था तो 16 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। फिर 1 कहां था, 2 के साथ 22, और 1 कहां था, 1 के साथ, तो आंसर आ गया हमारा 23, मतलब 23। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना कितना आसान होता है। आपको अपने बाइनरी नंबर को लिखना है, इस सीरीज को अप्लाई करना है और क्वेश्चन में जहां जहां पर 1 दिया गया है सीरीज के उन नंबर को जोड़ देना है। आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 3। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। हमें 4 सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, वह सॉफ्टवेयर जो डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा देते हैं, डेटा को टेबल के फॉर्मेट में जमाने की सुविधा देते हैं, डेटा पर कैलकुलेशन करने की सुविधा देते हैं, वह कहलाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करते हैं, जैसे कि MS एक्सेल, गूगल शीट, ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क, कैल्क मतलब आपको याद रखना है कैलकुलेशन। यह भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओपन ऑफिस के अंतर्गत होता है। ओपन ऑफिस कैल्क, गूगल शीट, MS एक्सेल, यह तीनों हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। जबकि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, यह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। MS वर्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी तीनों सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। MS वर्ड तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है।
HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? इस क्वेश्चन में हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है जिसका हमें फुल फॉर्म बताना है क्या होगा। HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? HDMI हमारे कंप्यूटर सिस्टम में एक पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI पोर्ट का यूज मॉनिटर स्क्रीन को या प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो HDMI एक पोर्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया वेब पेजेस या वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए निम्न में से कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए निम्न में से कौन सी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? यह क्वेश्चन कोडिंग से संबंधित है, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमें 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इन लैंग्वेज में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम मल्टीमीडिया वेब पेज बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? जिनको इंटरनेट पर रन किया जाता है। यदि हमें कोई ऐसा वेब पेज बनाना है जिसमें ग्राफिक्स शो होंगे, ऑडियो वीडियो शो होंगी, हमें एनिमेशन को प्ले करना है वेबसाइट पर, तो वह कहलाता है मल्टीमीडिया वेब पेज, जिसको बनाने के लिए जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जावा का यूज प्रोग्राम बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ जावा हमें डायनामिक वेब पेज बनाने की, साथ ही साथ मल्टीमीडिया वेब पेज बनाने की सुविधा प्रदान करती है। जावा को अदर लैंग्वेज के साथ ऐड करके हम मल्टीमीडिया वेब पेजेस भी तैयार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा। मल्टीमीडिया वेब पेजेस, वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको कुछ और क्वेश्चन तैयार करने हैं। जो कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, यह भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तीनों हाई लेवल लैंग्वेज हैं। कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावा। जावा मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक ऐसी टेक्निक है जो डिजिटल इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है। ब्लैंक एक ऐसी टेक्निक है जो डिजिटल इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो डिजिटल इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचानती है। यहां पर यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। इनपुट डिवाइस से आपने कई प्रकार की इनपुट डिवाइस पढ़ी होंगी, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, कई प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं। उसी में से एक इनपुट डिवाइस होती है OCR स्कैनर का एक टाइप होता है, स्कैनर का, जो कि एक इनपुट डिवाइस भी है। OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यह एक इनपुट डिवाइस होती है जो कि स्कैनर का एक टाइप है। और OCR से यदि हम किसी इमेज को, किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो हम उसे आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। OCR एक ऐसा स्कैनर है, यदि आप इससे हैंड रिटन टेक्स्ट को भी स्कैन करेंगे, मतलब हाथ से लिखे गए टेक्स्ट को स्कैन करेंगे, तो यह उसको
एडिट करने की, एक डिजिटल फॉर्मेट में टाइप करने की सुविधा भी प्रदान करता है। OCR एक इनपुट डिवाइस है, एक स्कैनर का टाइप है जो कि किसी इमेज के अंदर, किसी डिजिटल इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचान सकता है और उसे एडिट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। OCR स्कैनर का एक ऐसा टाइप है जो किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद एडिट करने की सुविधा भी प्रदान करता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यह भी एक इनपुट डिवाइस होती है, यह भी स्कैनर का एक टाइप होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होने वाली OMR सीट को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर हमने दो क्वेश्चन तैयार करे। OCR जो कि एक इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल इमेज के भीतर टेक्स्ट को पहचान सकती है या स्कैन होने वाले डॉक्यूमेंट को एडिट करने की सुविधा देती है। दूसरा OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो कि OMR सीट को स्कैन करने के लिए यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन गूगल क्रोम से संबंधित है और गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर होता है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने की सुविधा प्रदान करता है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो ओपन करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिसे गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया है और गूगल क्रोम में प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्निटो मोड का यूज किया जाता है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। आपसे पूछा जा सकता है गूगल क्रोम में प्राइवेट ब्राउजिंग करने के लिए किस मोड का यूज किया जाता है? वह मोड कहलाता है इनकॉग्निटो मोड, जिसे ऑन करने के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की से हम गूगल क्रोम को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन किया है। यदि हम Ctrl+Shift+N को प्रेस करेंगे तो गूगल क्रोम की एक नई विंडो ओपन होती है जो कि इनकॉग्निटो मोड में ओपन हो जाती है। तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो कि प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्निटो मोड की सर्विस प्रोवाइड करता है और इनकॉग्निटो मोड में गूगल क्रोम की विंडो ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए एक यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www पर किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए यूनिक एड्रेस को क्या कहा जाता है? यदि हम इंटरनेट पर या www पर किसी डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं, किसी फाइल को ओपन करते हैं, किसी पेज को ओपन करते हैं, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, पता होता है। उसे क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर जब भी हम कोई वेब पेज ओपन करते हैं, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, कोई फाइल ओपन करते हैं, तो उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। उस यूनिक एड्रेस को कहा जाता है URL। URL जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि किसी वेब पेज का, किसी डॉक्यूमेंट का यूनिक एड्रेस होता है, जिसके द्वारा किसी वेब पेज को, किसी डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर या www पर
किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए एक यूनिक एड्रेस को कहा जाता है URL, और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। मॉडेम का यूज टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि टेलीफोन लाइन से जो सिग्नल आते हैं वह एनालॉग होते हैं और कंप्यूटर समझता है डिजिटल सिग्नल को। तो टेलीफोन लाइन से आने वाले एनालॉग सिग्नल को मॉडेम डिजिटल में बदल देता है और कंप्यूटर से आने वाले डिजिटल सिग्नल को मॉडेम एनालॉग में बदल देता है। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, URL। वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी डॉक्यूमेंट का पता लगाने के लिए एक यूनिक एड्रेस को URL कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब, कम्युनिकेशन सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शेयर करने की, ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है, जिसे हम कह सकते हैं नेटवर्क। नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है उसे। कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? जब आप नेटवर्क में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मैसेज। जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क में या किसी नेटवर्क में या किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मैसेज कहा जाता है। मतलब नेटवर्क में शेयर होने वाली इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को मैसेज कहा जाता है। मैसेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैसेज। कम्युनिकेशन सिस्टम में या नेटवर्क में ट्रांसफर होने वाली इंफॉर्मेशन को मैसेज कहा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है, MS एक्सेल से, जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने की सुविधा प्रदान करता है। हम MS एक्सेल में टेबल बना सकते हैं, टेबल के द्वारा डेटा को मैनेज कर सकते हैं और उस डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? फिल्टर क्या होता है? फिल्टर MS एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जो अधिक मात्रा में जब डेटा होता है तो उस डेटा में से आवश्यक डेटा को सेलेक्ट करने की सुविधा प्रदान करता है। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, अधिक मात्रा में डेटा होता है और उसमें से हमें कुछ आवश्यक डेटा सेलेक्ट करना होता है, तब हम फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर के द्वारा आवश्यक डेटा को सर्च किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, MS एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? फिल्टर की दो शॉर्टकट की होती हैं, एक होती है कंट्रोल शिफ्ट L। कंट्रोल शिफ्ट L से हम एक्सेल में फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल्ट प्लस D प्लस F इस शॉर्टकट की से भी हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्ट D F हमें ऑल्ट की को प्रेस करना है, देन D की को प्रेस करना है, देन 2 बार F की को प्रेस करना है, तो हम इस शॉर्टकट की से भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। MS एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने की दो शॉर्टकट की होती हैं, कंट्रोल शिफ्ट L या ऑल्ट D F। हम इन दोनों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यह हमारा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमें फिल्टर को अप्लाई करने से पहले कुछ डेटा टाइप करना होगा, तो हमने एग्जाम्पल में यहां पर कुछ डेटा टाइप किया है।
अब हम अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करके हमने यहाँ पर फिल्टर को अप्लाई कर दिया है। यह जो ड्रॉप डाउन आ गया है यह फिल्टर का ड्रॉप डाउन होता है, जहां से हम फिक्स कंडीशन के आधार पर डेटा को सर्च कर सकते हैं। फिल्टर को रिमूव करना है तो भी हम कंट्रोल शिफ्ट एल को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर अप्लाई भी होता है, फिल्टर रिमूव भी हो जाता है। और यदि हमें दूसरी शॉर्टकट की से फिल्टर लगाना है तो शॉर्टकट की होती है ऑल्ट डी एफ एफ। ऑल्ट डी एफ एफ से भी फिल्टर अप्लाई हो जाता है और ऑल्ट डी एफ एफ से फिल्टर रिमूव भी हो जाता है। तो एमएस एक्सेल में फिल्टर अप्लाई करने की दो शॉर्टकट की होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्लैंक टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल ठीक दो अन्य नोड्स से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है। एक ब्लैंक टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल ठीक दो अन्य नोड्स से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी टॉपिक से पूछा गया है। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी किसी नेटवर्क का फिजिकल लेआउट होती है, मतलब कोई नेटवर्क का कैसा डिजाइन होगा, कैसा लेआउट होगा, यह सेट करती है टोपोलॉजी। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में कई प्रकार के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। उन सभी कंपोनेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक ब्लैंक टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल ठीक दो अन्य नोड से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है। तो सर्कुलर शेप किस टोपोलॉजी का होगा? आपको ध्यान रखना है, सर्कुलर शेप किसका होता है? रिंग का। रिंग सर्किल के रूप में होता है। तो रिंग टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो सर्कुलर शेप में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी टोपोलॉजी सर्कुलर शेप में होती है? वह होती है रिंग टोपोलॉजी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेटवर्क का कौन सा प्रकार सर्कुलर शेप में होता है? वह होती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जितने भी नोड होते हैं, जितने भी टर्मिनल होते हैं, उनको आपस में सर्कुलर शेप में अरेंज किया जाता है और इसमें प्रत्येक कंप्यूटर या नोड अपने लेफ्ट नोड से और राइट नोड से डायरेक्ट जुड़ा होता है। मतलब प्रत्येक टर्मिनल ठीक दो अन्य नोड से जुड़ा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? रिंग टोपोलॉजी। एक रिंग टोपोलॉजी में प्रत्येक टर्मिनल ठीक दो अन्य नोड से जुड़ा होता है जो नेटवर्क को सर्कुलर शेप देता है, वह टोपोलॉजी होती है रिंग टोपोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है? एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन इनपुट डिवाइस से संबंधित है। हमसे पूछा गया है एक कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस, और माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब माउस से हम स्क्रीन पर किसी भी एरिया को पॉइंट आउट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो माउस एक इनपुट डिवाइस होती है, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस को डगलस एंजेलबार्ड के द्वारा बनाया गया है। माउस का आविष्कार या माउस का इन्वेंशन डगलस एंजेलबार्ड के द्वारा किया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम में माउस को किस रूप में जाना जाता है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, इनपुट डिवाइस होती है, और माउस का आविष्कार डगलस एंजेलबार्ड के द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंटिंग डिवाइस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज में अगर आपको आपके पेजेस मतलब ओपन एप्लीकेशन विंडो में स्विच करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? एमएस विंडोज में मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको आपके पेजेस मतलब क्या है? ओपन एप्लीकेशन की विंडो। आपके कंप्यूटर पर कई सॉफ्टवेयर की विंडो ओपन है।
में स्विच करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर पर कई विंडो ओपन हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन हैं, तो आप एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम को स्विच करने की शॉर्टकट की क्या होती है, या स्विच प्रोग्राम की शॉर्टकट की क्या होती है। स्विच प्रोग्राम मतलब ओपन जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पर हैं, एक सॉफ्टवेयर की विंडो से दूसरी सॉफ्टवेयर की विंडो पर जाने के लिए स्विच प्रोग्राम का यूज किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब स्विच प्रोग्राम की शॉर्टकट की होती है। मतलब जो भी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर पर ओपन होते हैं, एक सॉफ्टवेयर की विंडो से दूसरे सॉफ्टवेयर की विंडो पर जाने के लिए स्विच प्रोग्राम का यूज किया जाता है। शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस टैब। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम ऑल्ट प्लस टैब को प्रेस करें तो आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर पर जो भी सॉफ्टवेयर ओपन है, हम डायरेक्ट किसी भी सॉफ्टवेयर पर जा सकते हैं। यह कहलाता है स्विच प्रोग्राम। स्विच प्रोग्राम मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर ओपन है, आप डायरेक्ट एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पर जा सकते हो। स्विच प्रोग्राम की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस टैब। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। यह क्वेश्चन कोडिंग से संबंधित है, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उनको कोडिंग के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा बनाया जाता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए, कोडिंग करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दो कैटेगरी होती हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो हैं, एक होती है बाइनरी लैंग्वेज जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, यह 0-1 की लैंग्वेज होती है, और दूसरी लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज एक बाइनरी या मशीन लैंग्वेज होती है और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। इसके अलावा कई प्रकार की होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। यहां पर सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है, फोर्ट्रान भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन असेंबली हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती है। असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, और असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असेंबली लैंग्वेज। निम्न में से हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है असेंबली लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स द्वारा एक ही सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर्स को उपयोग की अनुमति कौन सा विकल्प प्रदान करता है। मल्टीपल कंप्यूटर्स, कई कंप्यूटर हो सकते हैं, और टर्मिनल्स, टर्मिनल्स मतलब भी कंप्यूटर होता है, एक ऐसी लोकेशन जहां से यूजर अपने वर्क को कंप्लीट करता है। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स द्वारा एक ही सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर्स को उपयोग की अनुमति कौन सा विकल्प प्रदान करता है। यह क्वेश्चन नेटवर्किंग से संबंधित है, नेटवर्किंग से संबंधित। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मेन कंप्यूटर है जिसे हमने बनाया है सर्वर। सर्वर नेटवर्क का एक सबसे पावरफुल और मेन कंप्यूटर होता है। किसी नेटवर्क में मेन कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? सर्वर। एक हमारे पास सर्वर है जिस पर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। अब हम इस सर्वर से मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं या मल्टीपल टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। इन टर्मिनल के पास केवल मॉनिटर है और कीबोर्ड माउस है। मॉनिटर है और केवल कीबोर्ड माउस है। इनके पास ना ही सीपीयू है, ना ही हार्ड डिस्क है, ना ही इनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह जो क्लाइंट हैं, यह जो टर्मिनल हैं, यह सभी प्रकार के रिसोर्स कहां से लेते हैं? सर्वर से लेते हैं। तो एक कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, लेकिन इसका यूज हम मल्टीपल कंप्यूटर पर कर सकते हैं। किस फीचर के द्वारा? मल्टी यूजर फीचर के द्वारा।
एक ही कंप्यूटर पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब मल्टीपल कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है और मल्टीपल कंप्यूटर से मल्टीपल यूजर एक साथ अपना वर्क कंप्लीट करते हैं तो उस फीचर को कहा जाता है मल्टी यूजर फीचर। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स और टर्मिनल्स द्वारा एक ही सिस्टम पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कई यूजर को उपयोग की अनुमति मल्टी यूजर विकल्प प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी यूजर। मल्टी यूजर एक ऐसा फीचर है जो एक ही समय पर किसी कंप्यूटर पर मल्टीपल यूजर्स को वर्क करने की सुविधा प्रदान करता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा विंडोज 10 में वर्डपैड ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा विंडोज 10 में वर्डपैड ओपन करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यह क्वेश्चन विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। यदि हमें कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस के द्वारा, कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस के द्वारा, और डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, जो कि CUI पर वर्क करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर वर्क करता है। डॉस को ही कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। यदि हमें डॉस के द्वारा, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा विंडोज 10 में वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो हम कौन सी कमांड का उपयोग करेंगे? वर्डपैड क्या होता है? वर्डपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है जो हमें टाइपिंग करने की, फॉर्मेटिंग करने की सुविधा प्रदान करता है, और वर्डपैड सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसेसरी सॉफ्टवेयर के रूप में इंस्टॉल हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन यह पूछा गया है कि यदि हमें विंडोज 10 में कमांड प्रॉम्प्ट से मतलब डॉस से यदि वर्डपैड ओपन करना है तो हमें कौन सी कमांड टाइप करनी होगी? उसके लिए कमांड यूज होती है राइट। आपको डॉस को ओपन करना है और डॉस में राइट कमांड को टाइप करना है, आप वर्डपैड सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। पहले हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे डॉस को, जिसके लिए हम विंडोज की को प्रेस करते हैं और यहां पर टाइप करते हैं CMD टाइप करने पे देखिए आप क्या आ गया? कमांड प्रॉम्प्ट। हमने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया है। कमांड प्रॉम्प्ट मतलब डॉस, जिसे डॉस भी कहा जाता है। यहां पर हम एक कमांड अप्लाई करने वाले हैं, रन करने वाले हैं राइट। जैसे ही हम राइट कमांड को रन करेंगे हमारे सामने वर्डपैड सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाता है। तो विंडोज 10 में यदि हमें कमांड प्रॉम्प्ट के माध्यम से, डॉस के माध्यम से वर्डपैड सॉफ्टवेयर को ओपन करना है तो राइट कमांड का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैंक का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर डी है एंटीवायरस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है। यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। बूट नहीं हो सकता मतलब ऑन नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर में पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ईमेल के संबंध में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? BCC का फुल फॉर्म, ईमेल के संबंध में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल से संबंधित क्वेश्चन है और यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। पहला क्वेश्चन बन जाता है ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। पहला ईमेल 1971 में भेजा गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
पहला ईमेल कब सेंड किया गया था? पहला ईमेल 1971 में सेंड किया गया था। पहला ईमेल रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, रे टॉमलिंसन के द्वारा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है ईमेल के संबंध में बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। जब हम कोई ईमेल टाइप करते हैं या ईमेल सेंड करते हैं तो हमें कुछ फील्ड फिल करनी होती हैं, जैसे कि टू, सीसी और बीसीसी। जब हम कोई ईमेल सेंड करते हैं, टाइप करते हैं, तो हमें कुछ फील्ड भरनी होती हैं, जैसे कि टू, सीसी और बीसीसी। यहाँ पर टू में वह ईमेल आईडी टाइप की जाती हैं जिन लोगों को हमें ईमेल भेजना होता है, मतलब रिसीवर की आईडी टाइप की जाती है टू में। इसके अलावा जब रिसीवर की संख्या अधिक हो जाती है तो हम कुछ आईडी टाइप कर देते हैं सीसी वाली फील्ड में। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, मतलब जो ईमेल टू में आईडी लिखी है उनको भेजा जाएगा, वही ईमेल की कॉपी सीसी में टाइप होने वाली आईडी पर भेज दिया जाएगा। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। और एक और फील्ड होती है बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी टू में और सीसी में जो भी ईमेल आईडी टाइप की जाएंगी, मल्टीपल यूजर्स की आईडी टाइप की जाएंगी, तो सभी यूजर को यह पता चल जाता है कि यह ईमेल हमारे अलावा और किस किस यूजर को भेजा गया है। मतलब जब आप कई लोगों को एक साथ ईमेल भेजेंगे तो जितनी आईडी आपने टू में टाइप करी हैं और सीसी में टाइप करी हैं, उन सभी यूजर को यह पता चल जाता है कि यह ईमेल हमारे अलावा और किस किस यूजर को भेजा गया है। लेकिन यदि आप किसी यूजर की आईडी को बीसीसी में टाइप कर देंगे तो उसका पता, उसकी आईडी का पता बाकी लोगों को नहीं चलेगा कि यह ईमेल इस यूजर को भी भेजा गया है। मतलब यदि आप मल्टीपल लोगों को ईमेल भेज रहे हैं, कई यूजर्स को ईमेल भेज रहे हैं और उसमें कोई ऐसा पर्सन है जिसके बारे में आपको अदर यूजर्स को नहीं बताना है कि यह ईमेल इस व्यक्ति को भी भेजा गया है, तो उसकी आईडी कहां टाइप की जाती है? बीसीसी में। और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फॉर एग्जाम्पल, हमें टोटल 10 लोगों को ईमेल भेजना है। हमने 5 लोगों की आईडी टाइप कर दी टू में, 4 लोगों की आईडी टाइप कर दी सीसी में और एक यूजर की आईडी टाइप करी है हमने बीसीसी में। जब यह ईमेल 10 लोगों को प्राप्त होगा तो इन 9 लोगों को यह पता चल जाएगा कि यह ईमेल हमारे अलावा और किसे किसे भेजा गया है। लेकिन यह जो पर्सन है इसका पता इन 9 लोगों को नहीं चलेगा। मतलब जिसकी आईडी हमने बीसीसी में टाइप करी है उसकी आईडी बाकी 9 लोगों को पता नहीं चलती है, लेकिन जिसकी आईडी हमने बीसीसी में टाइप करी है उसको बाकी सभी यूजर की आईडी शो हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल के संबंध में बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को आमतौर पर ब्लैंक में मापा जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को आमतौर पर ब्लैंक में मापा जाता है। प्रिंटर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंटर से, प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है, लो क्वालिटी का आउटपुट प्रदान करता है और इसकी प्रिंटिंग स्पीड स्लो होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी लो होती है, प्रिंटिंग की स्पीड स्लो होती है। हमसे पूछा गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को आमतौर पर ब्लैंक में मापा जाता है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसकी स्पीड को सीपीएस में नापा जाता है। सीपीएस में, सीपीएस मतलब कैरेक्टर्स पर सेकंड, कैरेक्टर्स पर सेकंड। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, स्लो स्पीड में वर्क करता है, लो क्वालिटी का आउटपुट देता है और प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को सीपीएस में मेजर किया जाता है या नापा जाता है। सीपीएस का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर्स पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने
सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कुछ और क्वेश्चन भी तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट करें, सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।